जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद कुमार अपने YouTube चैनल AKGS रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिंधु जो सभ्यता जो ये चैप्टर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो सिंधु सभ्यता है, ये एक किसी निश्चित कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं, लगभग सब तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह पूछा जाता है और यहाँ से 1-2 नंबर का पेपर बनता है। तो इसको हमको ढंग से पढ़ना है, जिससे जो 1-2 नंबर का जो पेपर बने, वहां से हमारा नंबर ना कटे। पढ़ने को तो इस पर पूरी बुक है, सिंधु सिविलाइजेशन, लेकिन उस बुक को पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हमको ज्ञान प्राप्त करना है। हमको इसको पढ़ने का उद्देश्य है कि हमको सिलेक्शन लेना है। अगर सिलेक्शन के उद्देश्य से पढ़ना है तो इसकी जो इंपोर्टेंट जो बातें हैं, मैं आपको उनको बताऊंगा और पूरे कंसेप्ट के साथ बताऊंगा, तो उनको आप पढ़िएगा, जिससे आपका कोई भी नंबर ना कटे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सिंधु सभ्यता, इसकी जो खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। तो पूछा जाता है कि कब की थी? 1921 में की थी। किसके द्वारा की गई थी? राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। लेकिन बच्चे गलती क्या कर देते हैं, कभी कभी जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लेता है। जैसे कि जो सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किसकी अध्यक्षता में की थी? तो बच्चे जॉन मार्शल को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो केवल खोजकर्ता को पढ़ लेते हैं, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल को नहीं पढ़ते। तो ये ध्यान रखिएगा, आजकल एग्जामिनर बच्चों के माइंड से खेलता है। अगर आपको नंबर पाने हैं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको एग्जामिनर की तरह सोचना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जो दयाराम साहनी थे, 1921 में सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, उसकी जो खोज उन्होंने जॉन मार्शल की अध्यक्षता में की थी। इसके बहुत से जगह जिनको खोजा गया था, विभिन्न विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा या विभिन्न विभिन्न खगोल शास्त्रियों द्वारा, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। जो ये सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इसका जो वर्णन है वो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो किया गया है, वो है जो सबसे उत्तर में जो जगह थी। पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तर में कौन सी जगह थी, उस जगह का नाम क्या है? तो उस जगह का नाम था मांडा। ये कहां पर थी? ये थी लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख। अब क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है, और क्या बन सकता है कि मांडा किस नदी के किनारे था? तो ये नदी आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखनी है, चिनाब नदी के किनारे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पूछ सकता है कि जो मांडा था वर्तमान भारत में किस जगह पर था? पूछ सकता है वो किस नदी के किनारे था? तो चिनाब नदी के किनारे। फिर पूछ सकता है, आप यूपी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं और ये जो क्लास है यूपी पीईटी के लिए के उद्देश्य से चलाई जा रही है, इसलिए जो आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है वो हो सकता है आलमगीरपुर, क्योंकि ये यूपी के मेरठ में है, मेरठ जिले में। तो यूपी में ध्यान रखिए, ज्यादातर यूपी पीईटी एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो यूपी से ही पूछेगा। यूपी में पड़ता है आलमगीरपुर। इससे रिलेटेड पूछ सकता है कि इसकी ये कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? तो ये पड़ता है हिंडन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा, हिंडन, हिंडन नदी के किनारे। अब जो सबसे दक्षिण में है वो है दैमाबाद। ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। पूछ तो इससे भी सकता है, लेकिन इंपोर्टेंट ये, इसको भी एक बार पढ़िए, इसको ध्यान में रखिएगा, लेकिन आपके लिए इंपोर्टेंट, क्योंकि आप यूपी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आलमगीर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको आप इंपोर्टेंट कर लीजिए। जो दैमाबाद है ये प्रवरा नदी पर था, और कहां पर था? महाराष्ट्र में। अब यहां पर आ जाइए, जो सबसे पश्चिमी जो जगह थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो थी सूतगाडोर। जब तो ये भारत में था, लेकिन अब ये वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो अब ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में दास्क नदी के किनारे। सूतगादोर कहां पर है? दास्क नदी के किनारे। अब पूछा जा सकता है कि वर्तमान स्थिति में सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थान था जो भारत के बाहर है? तो उत्तर क्या होगा? सूतगाडोर। अब यह भी पूछ सकता है, जो भारत के बाहर, जो वर्तमान स्थिति में जो भारत के बाहर सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थान था, वो किस नदी के किनारे था? तो आपको ये भी
एग्जामिनर आपके दिमाग से खेलेगा, आसानी से सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको पढ़ना है तो कंसेप्ट वाइज पढ़िए, पूरे को कवर करिए। कोई भी क्वेश्चन देखिए, सिलेक्शन आपका उससे नहीं चूकता कि जो आप पर नहीं आता, सिलेक्शन आपका उससे होता है जो आप पर आते हुए भी आप गलत कर देते हो। तो कोशिश करिएगा जो आप पर आता है ना वो गलत ना हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, ये सूट का डोर कहां पर है? पाकिस्तान में, और ये दास्क नदी पर है। और अब देखना, अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसकी लिपि कैसी थी, वो कैसा समाज था, उसमें जो विभाजन था लोगों का वो कैसे हुआ था, ये सब बातें हम आगे जानेंगे। देखिए, जो बहुत जो इंपोर्टेंट बातें हैं वो पूछता है कि जो ये सिंधु घाटी जो सभ्यता थी इसकी आकृति कैसी थी। तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो आकृति थी वो त्रिभुजाकार थी। बिल्कुल ट्रायंगल तो नहीं बना सकते क्योंकि ये एक मैथ का कोई ग्रामेटिकल फिगर नहीं है, ये एक भूमापीय स्थिति है, लगभग ये त्रिकोणीय थी। तो पूछ सकता है सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसकी आकृति कैसी थी? ये त्रिकोण थी। इसकी जो लंबाई थी वो ऐसे, तो 1500 किलोमीटर थी, और इधर से इधर 1100 किलोमीटर। और जो इसका पूरा जो क्षेत्रफल था, इसका जो पूरा क्षेत्रफल था वो कितना था? पूछता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका क्षेत्रफल कितना है। तो उसका क्षेत्रफल ध्यान रखिएगा 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, कितनी एरिया में फैला हुआ था, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो 12,99,000 वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। अब पूछ सकता है कि उसकी लिपि कैसी थी? लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की कैसी लिपि थी? ये थी भावी चित्रात्मक लिपि। अब ये तो आपने हर जगह से पढ़ लिया होगा कि भावी चित्रात्मक लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की, लेकिन ये आपको पूरे कंसेप्ट के साथ कवर कराने के लिए AKGS रिसर्च सेंटर पढ़ा रहा है। भावी जो चित्रात्मक जो लिपि है ये किस तरीके से लिखी जाती थी ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये आपको हर बुक में नहीं, हर कोचिंग सेंटर केवल लूसेंट से पढ़ा देता है, लूसेंट से पढ़ता है और पढ़ा देता है, लेकिन AKGS आपको पूरे कंसेप्ट के साथ कवर कराएगा, जिससे आपको जो आपका एक भी नंबर आप घाटे में न जाए। जो आप पर आता है, जो आपने पढ़ लिया है, उससे आप निराश ना हो। ये जो भावी चित्रात्मक जो लिपि है ये दाएं से बाएं, हम किधर से लिखते हैं? यहाँ लेफ्ट से, बाएं से लिखते हैं, लेकिन जो भावी चित्रात्मक जो लिपि थी वो दाएं से आती थी बाएं, और फिर यहां से फिर दाएं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, ऐसे, फिर दाएं से बाएं, ये ऐसे चलती थी, यानी कि इधर से इधर, इधर से इधर। आ रहा है ना समझ? भावी चित्रात्मक लिपि समझ गए। अब जो इसका आगे हम पढ़ेंगे, इसका वर्ण विभाजन कैसे था। इसका जो विभाजन था लोगों का वो जाति के आधार पर नहीं था, वो किस पर था? वो कर्म के आधार पर था। कर्म के आधार पर कैसे? जैसे कि आपने वेदों में पढ़ा होगा कि जो व्यवस्थाएं थी, जो लोगों का जो विभाजन था वो वर्ण विभाजन पर था। वर्ण विभाजन जैसे लोग 4 कैटेगरी में बटे हुए थे। जो लोग थे वो कर्म के आधार पर 4 कैटेगरियों में बटे हुए थे। पहले विद्वान। अब विद्वान कौन? जो शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते थे। दूसरे योद्धा, जिनको आप क्षेत्रीय भी कह सकते हो। अब योद्धा जो रक्षा करते थे। तीसरे व्यापारी। अब व्यापारी कौन? जो वणिक थे, जो व्यापार का काम करते थे, सामान का अदला बदली करते थे। चौथे थे कारीगर, जिनको आप शूद्र भी कह सकते हो, जो छोटे मोटे काम करते थे, सेवा करते थे, सेवागार भी इनको आप कह सकते हो। तो इस प्रकार से ये 4 जो वर्ण विभाजन था, लोगों को किस आधार पर बांटा गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को किस आधार पर बांटा गया था, तो आपका उत्तर होगा वो वर्ण विभाजन। वर्ण मतलब काम के आधार पर, वर्ण विभाजन पर। ध्यान रखिएगा, पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़िए, नंबर एक भी नहीं कटना चाहिए। अब इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है वो है टीला व्यवस्था, जहां से क्वेश्चन बनता है और बना है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखोगे तो वहां पर टीला व्यवस्था से क्वेश्चन बना है। जो सिंधु घाटी जो सभ्यता की जो सबसे इंपोर्टेंट जो बात है वो है टीला व्यवस्था।
अब टीला व्यवस्था कैसे, मेनली देखा गया है कि इसमें दो टीला व्यवस्थाएं थी। कौन कौन सी, एक तो पूर्वी टीला व्यवस्था और दूसरा था पश्चिमी। अब पश्चिमी टीला व्यवस्था, अब क्वेश्चन ये उठता है कि पूर्वी टीला व्यवस्था में कौन रहते थे और पश्चिमी टीला व्यवस्था में कौन रहते थे। पूछ सकता है ना भाई, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, वो तो आपके माइंड से खेलेगा, उसका तो उद्देश्य है कि आपके कैसे नंबर कम आए, तो आपको उसके माइंड से खेलना है, उसके तरीके से सोचना है। जो पूर्वी जो टीला व्यवस्था था इसमें सामान्य लोग रहते थे, और जो ये पश्चिमी टीला व्यवस्था था इसमें राजपुरोहित, या फिर हम राजा भी कह सकते हैं। अगर हम आज के, अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आज के अकॉर्डिंग हम देखें तो जो पूर्वी जो टीला था ये अरबों जो अमीरों का टीला था। अगर वर्तमान स्थिति के स्थान पर हम समझें कि जो राजपुरोहित या राजा थे वो अमीर थे, जो पूर्वी जो टीला, पश्चिमी जो टीला था उसमें कैसे लोग रहते थे, अमीर, राजपुरोहित या फिर जो राजा हैं, जो मंत्री थे। लेकिन जो पूर्वी टीला था उसमें कैसे रहते थे, जो कारीगर थे, जो सामान्य पुरुष थे। आज की स्थिति में देखें तो वो गरीब थे जो पूर्वी टीला में रहते थे। लेकिन इनसे भी इंपोर्टेंट टीला व्यवस्था में जो सबसे इंपोर्टेंट जो बात है वो है आपका कि एक जगह ऐसी थी जो आपकी 3 टीलों में विभाजित थी। पूरी सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो 2 टीलों में विभाजित थी, लेकिन उस सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थान ऐसा था जो 3 टीलों में विभाजित था। अब वो कौन सा स्थान था, अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन सा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का था जो 3 टीलों में विभाजित था, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थान था जो टीलों की व्यवस्था के अनुसार जो औरों से भिन्न था। तो जो वो भिन्न स्थान था वो था धोलावीरा। कौन सा था, धोलावीरा। अब ये कहां पर है, ये गुजरात में। अब हमने दो तो पढ़ लिए, पश्चिमी टीला व्यवस्था और पूर्वी टीला व्यवस्था। अब वह कौन सा तीसरा टीला व्यवस्था था जो धोलावीरा में था, धोलावीरा में था। इसमें क्या था और उसमें कौन लोग रहते थे भाई, वहां तो हमने बता दिया, एक में अमीर, एक में गरीब, एक में राजा और पुरोहित और एक में सामान्य लोग। लेकिन जो मध्य इसमें क्या था, ये 3 टीलों में विभाजित था। एक तो पूर्वी हो गया जो हमने आपको बता दिया, और एक पश्चिमी हो गया। लेकिन जो माध्य टीला व्यवस्था थी उसमें ये एक सबसे इंपोर्टेंट रोल दिखाता है। जो इन दोनों के बीच में, अमीर और गरीब के बीच में जो मध्य वर्ग के जो लोग थे वो इस मध्य टीला व्यवस्था में आते थे। ये सबसे इंपोर्टेंट बात, क्वेश्चन यहीं से बनता है। टीला व्यवस्था आप पढ़ लोगे, आपने हर जगह पढ़ा होगा कि 2 टीलों में विभाजन था, लेकिन क्वेश्चन तो ये पूछेगा ना भाई कौन सा स्थान था जो 3 टीलों में विभाजित था, उसमें कौन से लोग रहते थे। तो पूरा पढ़िए, छोड़ना नहीं है किसी को, कंसेप्ट के साथ पढ़िए। और अब इसमें जो और आगे जो इंपोर्टेंट बात आती है वो है इसकी बनावटी, इसके जो घर थे वो कैसे बने हुए थे। इसमें क्या था, जो घर थे वो ग्रिड पद्धति पर बने हुए थे। ग्रिड पद्धति का मतलब आपके जो गेट हैं वो अंदर की साइड खुलते हैं घर में, लेकिन जो इसके जो गेट थे वो सड़क की साइड खुलते थे बाहर की तरफ। इसी को कहते हैं ग्रिड पद्धति। अब आप यहाँ हर कोचिंग सेंटर से या फिर हर किताब में आप ये देख लोगे कि ग्रिड पद्धति से घर बनते थे, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि ग्रिड पद्धति होती क्या है। अब आपको समझ में आ गया ना कि आपके जो दरवाजे हैं वो तो घर के अंदर की साइड खुलते हैं, लेकिन उस समय के जो घर के जो गेट थे वो सड़क के बाहर की साइड खुलते थे। उसी को ग्रिड पद्धति कहते हैं। उसमें जो घर को बनाने में कौन सी किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, तो जो ईंट थी वो थी आपकी इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल में। अब इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल क्या होती है, इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल होती है 4-2-1 के रेशियो में। यानी कि ये तो हो गई आपकी लेंथ, लंबाई, ये हो गई आपकी चौड़ाई, ब्रीथ, और ये हो गई आपकी हाइट। यानी कि इतने रेशियो में उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती थी। ये इंपोर्टेंट रोल निभाएगा आपके पेपर में, तो इसको ध्यान से पढ़िए। ये कौन सी पद्धति कहलाई, ये इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल पद्धति कहलाई।
समझ में आ गया ना? हाँ। और जो एक बात जो इंपोर्टेंट जो रह गई है वो थी कि इनका समाज कैसा था। आपने पढ़ा होगा इतिहास में, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको नॉलेज होगी कि जो समाज होता है वो दो तरीके का होता है, एक तो पितृ सत्तात्मक और एक मातृ सत्तात्मक। तो जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो मातृ सत्तात्मक समाज की थी। अब ये पता कहां से चला? तो वहां पर जो स्थान खोजे गए थे उनमें विभिन्न विभिन्न चीजों में पाया गया था कि जो महिलाओं की जो स्थिति थी, उनकी जो मूर्ति थी वो खोज के रूप में सामने आ रही थी। तो उससे पता लगाया गया था कि ये मातृ सत्तात्मक समाज था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो किस समाज की थी, या फिर उसका जो समाज था वो किस प्रवृत्ति तक का था? वो मातृ सत्तात्मक था। कैसी सत्तात्मक? मातृ सत्तात्मक। ध्यान रखिएगा। अब कौन कौन सी चीज खोजी गई, किसके द्वारा खोजी गई, किस स्थान पर खोजी गई, उन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए और जुड़े रहिएगा एके जीएस रिसर्च सेंटर से।